तू हंस तो मुस्कुरा बस रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं टॉपिक में से हमारा अभी टॉपिक चल रहा है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। पिछले अध्याय में हमने सर्वोच्च न्यायालय से के गठन से संबंधित तथा सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की योग्यताएं होती है उनसे संबंधित जितनी भी बातें थी उसके बारे में चर्चा किया है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप लोग देख लीजिए ताकि आगामी जो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो आज हम चर्चा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित क्या प्रक्रिया है, उनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए तथा कॉपी पेन निकाल कर नोट करते जाइए ताकि आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। हेडिंग डाल लीजिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पहले ही बताया है, कल जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की अगर मैं बात करूं या फिर उद्घाटन से संबंधित प्रावधान जब मैं बता रहा था तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है। और वो उद्घाटन कौन करते हैं? MC सीतलवाड़ करते हैं, जो कि भारत के प्रथम महान्यायवादी होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करूं तो हीरालाल जी कानिया थे। तो मैं क्या बोला, जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 1950 में होता है तो 1950 से लेकर 1993 तक 1950 से लेकर 1993 तक, क्या बता रहा हूं मैं, 1950 से 1993 तक क्या बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बता रहा हूं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो इसके अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद कितना है, 124(2) में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो उसके बाद जब 1950 से 1993 तक क्या होता था, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती थी, मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्या होता था? मंत्रिपरिषद की सलाह से कौन करते थे? राष्ट्रपति क्या करते? नियुक्त करते थे। कौन करते थे? राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। क्या बता रहा हूं मैं अभी, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती थी और कैसे की जा रही है उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहले इसके अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 124(1) में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 124(3) में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यताएं होंगी, उनसे संबंधित प्रावधान, जिसको हमने पिछली क्लास में चर्चा किया है। तो आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रोसेस है। तो इसका अनुच्छेद अगर आप लोगों से पूछे तो अनुच्छेद 124(2) में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब होता है? 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनता है। और 1950 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रोसेस था वो मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। यानी कि कौन सिफारिश कर रहा है? मंत्रिपरिषद कर रहा है। आप जानते हैं कि हमारा जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा। और इस मंत्रिपरिषद में कौन रहते हैं? सरकार के आदमी रहते हैं, है कि नहीं? जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें सरकार के आदमी रहते हैं या फिर सरकार के मेंबर रहते हैं। तो जब सरकार के मेंबर ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो क्या वह निष्पक्ष रहेगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार के व्यक्ति ही नामों की सूची राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति जो भी होंगे वो सरकार के आदमी होंगे, सरकार के व्यक्ति होंगे। तो जो वो क्या करेंगे, जो भी फैसला सुनाएंगे सरकार के पक्ष में सुनाएंगे। तो इसमें क्या होगा? निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको क्या होता है, इस बात पर विवाद होता है। विवाद कब होता है? 1993 में।
1993 में विवाद होता है किस चीज को लेके कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मंत्री परिषद की सलाह से नहीं होना चाहिए। और ये विवाद कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो वकील रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन। क्या? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जो वकीलों का संघ था, वो क्या करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। विवाद उत्पन्न होता है। क्यों विवाद होता है? कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मंत्री परिषद की सिफारिश से नहीं होना चाहिए। ऐसा करके 1993 में क्या होता है, विवाद होता है। और विवाद कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। तब जाके 1993 में सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के जो अपील रहता है या फिर जो चुनौती रहता है उस पर क्या करता है, फैसला सुनाता है। और क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को नियुक्ति जो है मंत्री परिषद की सलाह से होता था उसको परिवर्तन कर देता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया रहती है उसमें क्या करता है, बदलाव करता है। क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? क्या करता है सुप्रीम कोर्ट? न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रोसेस में क्या करता है, चेंज करता है। क्या कहा मैंने? जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड क्या करते हैं, चुनौती देते हैं कि इसलिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है मंत्री परिषद की सलाह से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मंत्री परिषद की सलाह से होगा तो निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील रहते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, वो क्या करते हैं, चुनौती देते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। और वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति रहती है उसमें क्या करता है, बदलाव करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अब इस 1993 में ही क्या करता है, सरकार के हाथ से न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को कौन ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले लेता है। और तब जाके क्या होता है, और एक सिस्टम आता है, उसी समय एक व्यवस्था आती है जिसको कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम या फिर कॉलेजियम व्यवस्था। चलिए देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम या फिर कॉलेजियम व्यवस्था होता क्या है। कॉलेजियम सिस्टम क्या लिखेंगे आप लोग, कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम व्यवस्था। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलेजियम व्यवस्था। देखिए सबसे पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश से होता था। उसको चैलेंज कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड रहते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। तब जाके सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 1993 में क्या करता है, एक फैसला देता है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब कॉलेजियम व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेजियम व्यवस्था का गठन कब होता है, गठन अगर पूछे, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है प्रश्न, कॉलेजियम सिस्टम या फिर कॉलेजियम व्यवस्था का गठन 1993 में होता है। और ये होता क्या है, ये तो पहली बात क्या होता है, 5 जजों की खंडपीठ होती है। क्या होती है, 5 जजों की खंडपीठ। क्या कहा मैंने, 5 जजों की खंडपीठ होती है, यानी कि इसमें कितने जज होंगे, 5 जज होंगे। अगर मैं संरचना की बात करूं, किसकी बात करूं, संरचना की बात करूं, अगर संरचना आप लोगों से पूछे तो 1+4 का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 1+4 का स्ट्रक्चर होता है। और ये 1 जो होते हैं ये कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और ये अध्यक्ष कौन होते हैं, CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम या फिर कॉलेजियम व्यवस्था के क्या होते हैं, हेड होते हैं। और जो ये बाकी के 4 होते हैं, वो जो 4 मेंबर होते हैं क्या होता है, सीनियर मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या होते हैं, जो 4 अन्य मेंबर होते हैं वो क्या करते होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो सीनियर मेंबर होते हैं, वो इस कॉलेजियम सिस्टम के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। संरचना की अगर बात करूं तो 1+4 का स्ट्रक्चर होता है। 1 जो होते हैं, पहला कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो कि अध्यक्ष होते हैं, और बाकी के जो 4 मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, सीनियर मेंबर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्या होता है, सीनियर मेंबर्स मैंने बता दिया। तो जब ये क्या बता रहा हूँ, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मैं बता रहा हूँ। जब ये कॉलेजियम सिस्टम किस लिए आता है, कॉलेजियम सिस्टम क्यों आया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या करना। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या करेगी,
कॉलेजियम सिस्टम क्या करेगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या करेगी, राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करेगी। राष्ट्रपति को क्या करेगी, सिफारिश करेगी। राष्ट्रपति को क्या करेगी, सिफारिश करेगी। और जिनके नामों का भी सिफारिश करेगी उन व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करते हैं, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं अभी क्या बताया, कॉलेजियम सिस्टम गठन कब होता है, 1993 में होता है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 5 मेंबर्स होते हैं, 1+4 का स्ट्रक्चर होता है। 1 मेंबर पहले जो कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हेड होते हैं, और बाकी के 4 मेंबर जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मेंबर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को जो न्यायाधीश के लिए क्या करते हैं, नामों की सिफारिश करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति फिर उस व्यक्ति को क्या करते हैं, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, ये तो बताया कॉलेजियम सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, 2013 में 2013 में किसकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय क्या होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक आता है। क्या आता है, लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक आता है। कौन सा आता है, 120वां संविधान संशोधन, 120वां संविधान 120वां संविधान संशोधन आता है। कब आता है, 2013 में आता है। कब आता है, 2013 में आता है। अब जब 2013 में आता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सॉरी, लोकसभा में 120वां संविधान संशोधन लाया जाता है 2013 में। किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उस समय सरकार किसकी थी, कांग्रेस पार्टी की थी। किसकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो उस समय क्या करते हैं, एक कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या आते हैं, ये क्या करती है, न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग का गठन करता है। और ये क्या होता है, लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा से क्या होता है, ये पारित हो जाता है। लोकसभा से दिसंबर के समथिंग में क्या लाया जाता है, ये प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। और लोकसभा में किसकी पार्टी, अभी कांग्रेस पार्टी की है, और लाया कौन है, कांग्रेस पार्टी ही लाया है। तो ये क्या होता है, लोकसभा से तुरंत पारित हो जाता है। क्योंकि उसके बाद कानून बनने के लिए क्या प्रोसेस है, कोई भी विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तब जाके वो विधेयक क्या हो जाता है, कानून का रूप ले लेता है। तो ये जाता है कहाँ पर, राज्यसभा में। राज्यसभा में जाता है। जैसे ही राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से पारित होने से पहले क्या हो जाता है, इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा से विधेयक पारित होने से पहले लोकसभा भंग हो जाता है, तो ये विधेयक क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही विधेयक राज्यसभा से पारित होना था, उससे पहले लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो ये जो इनका न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित जो प्रस्ताव था, जो विधेयक था, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। कौन लाया था, कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। विधेयक क्या हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाने के कारण समाप्त हो जाता है। फिर आगे क्या आता है, आगे आप सभी जानते हैं कि 2014 में 121वां संविधान संशोधन आता है। क्या आता है, 121वां संविधान। इससे पहले कौन सा, 120 पढ़ाया था, 120वां संविधान संशोधन पढ़ाया था। अब अगला कौन सा है, 121वां संविधान संशोधन। 121वां संविधान संशोधन कब आता है, 2014 में आता है। देखो, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित विधेयक लाती है लोकसभा में, और लोकसभा भंग हो जाने के कारण क्या हो जाता है, विधेयक भी भंग हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। उसके बाद 121वां संविधान संशोधन 2014 में। अब आप जानते हैं कि जब अगला 2014 में सरकार बनती है तो उस समय क्या होता है, सत्ता का पलटवार होता है। और सत्ता का पलटवार होता है तो इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, 2014 में कौन सी सरकार आती है, बीजेपी सरकार आती है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट आती है, मोदी सरकार आती है। फिर ये क्या करती है, 121वां संविधान संशोधन 2014 में लेकर आती है। और 21वां संविधान संशोधन किस लिए लाया जाता है, एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको क्या बोला जाता है, नेशनल रीअपॉइंटमेंट कमेटी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग,
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्लियर है यहाँ तक। 121वां संविधान संशोधन 2014 में आता है और किस लिए आता है? एनजीएसी के गठन के लिए आता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं इसको, हिंदी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी कहा जाता है। अब ये एनजीएसी क्यों आता है? अब ये एनजीएसी ये आता है कि कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करके एनजीएसी क्या करेगी? राष्ट्रपति के पास नामों की सिफारिश करेगी। लेकिन जो एनजीएसी होगा ये क्या करेगा? इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें टोटल मेंबर होंगे 6 मेंबर होंगे। कितने सदस्य होंगे? कितने सदस्य होंगे? 6 मेंबर्स होंगे। और ये 6 मेंबर्स होंगे, इसमें से जो पहला होगा, पहला कौन होगा? जो अध्यक्ष होगा। पहला कौन होगा? अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इन 6 में से पहला कौन होंगे? हेड होंगे। किसके हेड होंगे? एनजीएसी के होंगे। ये कौन ला रही है? सरकार ला रही है। इससे पहले क्या हो रहा है? इससे पहले मंत्रिपरिषद की सलाह से होता था। उसके बाद 1993 से कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रहा है। लेकिन कोलेजियम सिस्टम से क्या हो रहा है? सरकार को दुख हो रहा है, क्योंकि कोलेजियम सिस्टम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रहा है तो उसके तहत निष्पक्ष न्याय हो रहा है। और जो न्याय कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ भी क्या कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो इससे सरकार को दुख हो रहा है, इसलिए क्या कर रहा है? वो राष्ट्र क्या कर रहा है? कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाह रहा है और एनजीएसी को लाना चाह रहा है। ये क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग है। ये क्या है? एक कमेटी है। तो इसमें कितने होंगे? 6 सदस्य होंगे। कोलेजियम में कितने? 5 होंगे। तो इसमें पहला जो मेंबर होगा, जो हेड होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और इसके 2 मेंबर, 2 सदस्य क्या होंगे? 2 सदस्य जो होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे? वरिष्ठ न्यायाधीश। 2 जो मेंबर होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। और एक जो होगा कौन होगा? कानून मंत्री होगा। कानून मंत्री यानी कि भारत सरकार का कानून मंत्री होगा। उसके बाद 2 जो सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे वो कौन होंगे? विधिवेता। विधिवेदा एक कौन होंगे? ये कौन होंगे? पीएम की कमेटी पे यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा जिस भी नामों का सिफारिश राष्ट्रपति के पास करेंगे वो व्यक्ति क्या होंगे? 2 इनके विधिवेदा होंगे। यानी कि इस एनजीएसी के मेंबर ये 2 होंगे। और इस 2 में से एक कौन होगा? एक जो है विपक्ष का भी होगा। कौन होगा? विपक्ष का भी होगा। एक व्यक्ति विपक्ष का भी होगा। और ये विधिवेता कौन होंगे? पीएम कमेटी क्या करेगी? पीएम कमेटी क्या सिफारिश किसको करेगी? प्रेसिडेंट को करेगी। मतलब पीएम के द्वारा गठित की गई कमेटी जिस भी व्यक्ति का नाम यानी कि 2 व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगा उनको राष्ट्रपति नियुक्त किए रहेगा, वो व्यक्ति जो है इस एनजीएसी के मेंबर रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं भी क्या बता रहा हूँ? एनजीएसी जो 121वां संविधान संशोधन 2014 में लाया गया है तो उसके बारे में बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और ये क्यों लाया गया है? जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रिया के लिए क्या किया गया है? एनजीएसी का गठन के लिए ये जो प्रस्ताव है लोकसभा में लाया गया है। तो ये क्या होता है? ये जो संविधान संशोधन देखिए 2014 में तो लाया गया। 2014 में क्या है? सरकार किसकी है? बीजेपी की है। लेकिन राज्यसभा में देखो सबसे पहले विधेयक क्या होता है? लोकसभा से आता है। लोकसभा में क्या हो जाता है? पारित हो जाता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है यानी कि सत्ताधारी पार्टी है। वहीं दूसरी चीज, अभी 2014 में देखो सरकार तो चेंज हो गई, बीजेपी हो गई, लेकिन राज्यसभा में क्या? राज्यसभा में क्या है? अभी भी यूपीए की गठबंधन यूपीए वाली सरकार है। यानी कि जो राज्यसभा में जो सांसद हैं वो क्या है? बीजेपी की उतने नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुरंत तो चेंज नहीं होंगे। तो राज्यसभा में जो है तो राज्यसभा के पास जाता है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस विधेयक को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों लाया गया है। कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके ये क्या करे? एनजीएसी लाया जा रहा है और ये तो सरकार के लिए लाभदायक है। सरकार के लिए लाभदायक है। अब इस सरकार के लिए लाभदायक है करके क्या हो जाता है? राज्यसभा से भी क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। और आप जानते हैं कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या है? बराबर पावर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब राज्यसभा से पारित होगा तो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं?
हस्ताक्षर कर देते हैं। हस्ताक्षर कर देते हैं कब कर देते हैं? 2015 में कर देते हैं। जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। जैसे ही हस्ताक्षर करते हैं ये कानून बन जाता है। अब देखो कानून तो बन गया, कानून बन गया, ये कानून बन गया, क्या बन गया? एनजीएसी कानून बन गया। मतलब अब न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है एनजीएसी के माध्यम से होगा। लेकिन क्या होता है? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या आता है? 2015 आता है। क्या आता है? 99वां संविधान संशोधन 2015 आता है। लेकिन देखो उसके बाद क्या आता है? 99वां संविधान संशोधन 2015 आता है। क्या आता है? 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 2015 आता है। कब आता है? 2015। 99वां संविधान संशोधन क्या आता है? न्यायिक समीक्षा। क्या होता है? न्यायिक जो समीक्षा करने के लिए क्या आता है? 99वां संविधान संशोधन 2015 आता है। तो इसके तहत क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट मतलब JS खैर की अध्यक्षता में क्या होता है? 5 सदस्यीय खंडपीठ का गठन किया जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है? 5 सदस्यीय खंडपीठ का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और ये किसकी अध्यक्षता में होता है? JS खैर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? JS खैर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? JS खैर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय खंडपीठ का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और ये गठन क्यों किया जाता है? जो एनजीएसी लाया गया है उसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो एक उसमें क्या होता है? एनजीएसी क्या करते हैं? उनकी समीक्षा करते करते क्या करता है? अब उनसे पूछता है एनजीएसी यानी कि सरकार से पूछता है कि इसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। तो इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी? तो ये पूछते हैं कि जो सरकार से पूछता है कौन? सुप्रीम कोर्ट पूछता है। तो जो एनजीएसी है, अब सरकार का क्या बोलती है? सरकार क्या बोलती है? सरकार क्या बोलती है? सरकार ये बोलती है कि ये किसके पास सिफारिश करेगा? ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास सिफारिश नहीं करेगा। ये सिफारिश किसके पास करेगा? गृह मंत्रालय के पास करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलता है? चलिए ठीक है, गृह मंत्रालय के पास सिफारिश करेगा। फिर ये गृह मंत्रालय क्या करेगा? क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास नाम को भेजेगा। चलिए ठीक है। तो इसमें जो नियुक्ति की प्रक्रिया कैसा होगी? सुप्रीम कोर्ट किससे पूछ रहा है? सरकार से पूछ रहा है, क्योंकि एनजीएसी सरकार के द्वारा लाया गया है। तो एनजीएसी से जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि इसमें नियुक्ति किस प्रकार से करोगे, तो बोलता है कि सबसे पहले नामों की सूची किसके पास भेजेंगे? गृह मंत्रालय के पास भेजेंगे, हम डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेंगे। तो राष्ट्रपति फिर इनको गृह मंत्रालय फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। माना कि 2 व्यक्तियों की न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, माना कि 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, तो उस समय मान के चल क्या करेंगे? दो न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। तो एनजीएसी क्या करता है? 2 व्यक्तियों के नामों की सूची किसके पास भेजेगा? गृह मंत्रालय के पास भेजेगा। फिर गृह मंत्रालय क्या करेगा? इनकी जन्म कुंडली निकालेगा। जन्म कुंडली का मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति सरकार के पक्ष में बोल रहा है या फिर सरकार के खिलाफ का व्यक्ति है। अब अगर उनको लगेगा कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उस व्यक्ति के नामों को क्या करेगा? वापस पीछे भेज देगा। क्या कर देगा? वापस पीछे भेज देगा। और उनको जिस भी व्यक्ति को लगेगा कि सरकार के पक्ष में बोलता है तो उस व्यक्ति के नाम को किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो नियुक्त किसका होगा? ये जो सरकार के पक्ष में बोल रहा है। उसके बाद फिर जो सरकार के विपक्ष में ऐसा लगेगा गृह मंत्रालय को, तो वो व्यक्ति के नाम को वापस एनजीएसी के पास भेजेगा। लेकिन एनजीएसी अगर वापस दोबारा उसी व्यक्ति के नाम को सिफारिश करती है गृह मंत्रालय को, तो उस समय गृह मंत्रालय उसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन दूसरी बार जब एनजीएसी गृह मंत्रालय के पास भेजेगा तो उसके लिए कुछ शर्त है। उसके लिए क्या है? कुछ शर्त है। दोबारा एनजीएसी अगर क्या करेगा? सरकार के पास गृह मंत्रालय के पास सिफारिश भेजेगा तो उस समय जो 6 मेंबर हैं, इन 6 के 6 मेंबर उस समय क्या करना है? वो जो 6 के 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर की क्या होना चाहिए? सहमति होनी चाहिए। चलिए ठीक है, 6 मेंबर की क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, सहमति होना चाहिए। तो इन 6 मेंबर से जब मैं 6 मेंबर के बारे में बता रहा था, तो पहला कौन होगा? सीजेआई होगा। दूसरा कौन होगा? सीनियर मेंबर। एक तो होगा, 2 सीनियर मेंबर होंगे और एक कौन होगा? लॉ मिनिस्टर एक होंगे और विधिवेता क्या है? 2 होंगे। टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। अब देखिए, जो ये लॉ मिनिस्टर होते हैं वो किसके व्यक्ति होते हैं? वो सरकार के व्यक्ति होंगे। जाहिर सी बात है, मंत्री वही व्यक्ति हैं जिनका बहुमत होता है। सरकार के व्यक्ति ही मंत्री बनते हैं। तो ये सरकार के 6 व्यक्ति दोबारा अगर उसी नाम को भेजेंगे तो फिर क्या होगा? वो व्यक्ति
को नाम को क्या करना पड़ेगा, मानना उसकी बाध्यता होगी। लेकिन देखिए अब मैं क्या बोला, 6 व्यक्तियों के नामों की सहमति चाहिए, चलिए ठीक है बोला सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय को भेजेगा, ये भी ठीक है। लेकिन देखो उसके बाद एक गृह मंत्रालय से पूछता है, किसको पूछता है, गृह मंत्रालय से क्या पूछता है, सुप्रीम कोर्ट पूछता है या एनजीएस गृह मंत्रालय से पूछता है कि एक व्यक्ति के नाम को वापस भेजे, उसका रीजन क्या है, तो उसको रीजन क्या है वो नहीं बताता, क्या करता है, रीजन नहीं बताता। लेकिन दूसरी बार अगर इसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश करना है या फिर पुनः भेजना है तो 6 मेंबर है, 6 के 6 मेंबर की सहमति आवश्यक है। लेकिन देखिए अब एक गृह मंत्रालय क्या है, सरकार का है, सरकार का होता है मंत्रालय, अब ये सरकार का है और ये भी क्या है, सरकार के व्यक्ति है। तो जब दोबारा इस नामों का सिफारिश करेंगे तो एक जो है लॉ मिनिस्टर है क्या कर देगा, हाथ खड़ा कर देगा, यानी कि सहमति नहीं देगा। और 5 मेंबर की सहमति होने से भी क्या नहीं हो सकता, वो व्यक्ति क्या न्यायाधीश नहीं बन सकता। तो इसमें क्या है, गृह मंत्रालय और क्या है सुप्रीम कोर्ट के मध्य क्या है, विवादित रहता है। इसलिए क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट, क्या कर दिया, इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए क्या कर दिया, असंवैधानिक। अब रिजल्ट कब आया इसका, जो 16 अक्टूबर 2015 को क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है घोषणा कर देता है या फिर फैसला सुना देता है और इसको असंवैधानिक घोषित करते हुए क्या कर देता है, पूरी तरह क्या कर देता है, रद्द कर देता है। अब वर्तमान में जो है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो साथियों ये था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इस सारी की सारी चीजें मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज की जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताया वो सारी चीजें आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।